अखंड भारत यानी एक अविभाजित भारत का विचार भारतीय मानस में गहराई से गूंजता है। यह एक ऐसे गौरवशाली अतीत की छवि उजागर करता है जहां आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक विशाल भूभाग एक ही सांस्कृतिक और राजनीतिक छत्र के नीचे एकीकृत था। प्राचीन भारत का यह दृश्य हमारे साझा पौराणिक कथाओं, धार्मिक ग्रंथों और महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों से काफी प्रभावित है। ये कहानियां शक्तिशाली सम्राटों के बारे में बताती हैं जिन्होंने हिमालय से हिंद महासागर तक शासन किया और एक सांस्कृतिक रूप से एकीकृत उपमहाद्वीप की अवधारणा को मजबूत किया। यह काल, जिसे अक्सर स्वर्ण युग के रूप में रोमांटिसाइज्ड किया जाता है, कला, साहित्य और दर्शन के उत्कर्ष का काल था, जो भौगोलिक सीमाओं से परे था। विचारों और परंपराओं का प्रवाह निर्बाध था, जिससे साझा पहचान और अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिला। हालांकि अखंड भारत की अवधारणा एक ऐतिहासिक वास्तविकता से ज्यादा एक आदर्श धारणा है। हालांकि यह सच है कि प्राचीन भारत में विशाल साम्राज्य मौजूद थे, लेकिन कोई भी वास्तव में पूरे उपमहाद्वीप को शामिल नहीं करता था। फिर भी अखंड भारत का विचार एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जो हमें उस समय की याद दिलाता है जब सांस्कृतिक आदान प्रदान और साझी विरासत ने उपमहाद्वीप को एक साथ बांधा था। यह सांस्कृतिक रूप से एकीकृत भारत की पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि मुगलों के आगमन और भारतीय परिदृश्य पर उनके प्रभाव को समझा जाना चाहिए। भारत में मुगल गाथा की शुरुआत बाबर के साथ हुई, जो तैमूर और चंगेज खान के डायनास्टीज थे। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में लोधी वंश को हराया था। इस निर्णायक जीत ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर, जो संस्कृति और महत्वाकांक्षा के व्यक्ति थे, ने दिल्ली में एक मजबूत पकड़ स्थापित की और एक ऐसे वंश की नींव रखी जो सदियों तक शासन करेगा। हालांकि उनका शुरुआती शासनकाल सत्ता को मजबूत करने और विद्रोहों को दबाने के लिए निरंतर संघर्षों से भरा रहा। उनके संस्मरण बाबरनामा इस योद्धा राजा के दिमाग, कविता और बगीचों के प्रति उनके प्रेम और एक विदेशी भूमि में एक नए साम्राज्य की स्थापना के लिए उनके संघर्षों की एक आकर्षक झलक प्रदान करते हैं। बाबर का शासनकाल हालांकि अल्पकालिक था, लेकिन विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण था, जिसे उनके उत्तराधिकारी बनाएंगे। उन्होंने भारत में बारूद युद्ध का प्रारंभ किया, एक सैन्य नवाचार जिसने युद्धों और विजयों के पाठ्यक्रम को बदल दिया। उनके पोते अकबर को न केवल एक राज्य विरासत में मिला, बल्कि एक एकजुट और समृद्ध भारत का सपना भी मिला। अकबर, जिन्हें अक्सर अकबर महान कहा जाता है, मुगल इतिहास में सहिष्णुता और प्रबुद्ध शासन के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत अकबर ने अपने साम्राज्य की लंबी उम्र के लिए सांस्कृतिक एकीकरण के महत्व को पहचाना। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जजिया जैसे भेदभावपूर्ण करों को समाप्त कर दिया, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। उनके शासनकाल में फतेहपुर सीकरी जैसे शानदार स्मारकों का निर्माण हुआ, जो उनके संरक्षण में फलने फूलने वाली इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का प्रमाण है। उन्होंने अपने साम्राज्य की विविधता को अपनाया और विभिन्न धर्मों के विद्वानों, कलाकारों और कारीगरों को संरक्षण दिया। उनका दरबार संस्कृतियों का एक संगम बन गया, जहां फारसी, अरबी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं आपस में मिल गईं। अकबर की दृष्टि सैन्य विजयों से परे थी। उन्होंने एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की स्थापना की मांग की। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली लागू की, राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित किया और किसानों पर बोझ कम करने के लिए भूमि सुधारों की शुरुआत की। दक्कन का पठार अपने स्वतंत्र सल्तनतों और समृद्ध संसाधनों के साथ मुगल साम्राज्यवाद का एक प्रमुख लक्ष्य बन गया। अकबर के उत्तराधिकारी महत्वाकांक्षा और धन के रेड़च से प्रेरित होकर दक्कन को अपने अधीन करने के लिए महत्वाकांक्षी अभियानों पर निकल पड़े। कई दशकों तक चलने वाले दक्कन युद्ध एक महंगा उपक्रम साबित हुए, जिससे मुगल खजाना खाली हो गया और साम्राज्य अंदर से कमजोर हो गया। हालांकि मुगलों ने सैन्य जीत हासिल की, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी।
लगातार युद्ध और अस्थिरता ने स्थानीय आबादी में आक्रोश पैदा कर दिया। इसके अलावा दक्कन अभियानों ने मुगल नीति में बदलाव को चिह्नित किया। अकबर की समावेशिता की दृष्टि से स्थानीय शासकों और उनकी प्रजा के प्रति अधिक मुखर और अक्सर असहिष्णु दृष्टिकोण की ओर मुगल साम्राज्य को कमजोर करने में दक्कन के प्रतिरोध ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों जैसी नई शक्तियों का उदय हुआ। भाग 5 औरंगजेब का शासनकाल, धार्मिक नीतियां और विखंडन। मैं औरंगजेब महान मुगलों में से आखिरी को पूरे उपमहाद्वीप में फैला एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला। हालांकि मेरा शासनकाल मेरे पूर्ववर्तियों, विशेषकर अकबर की समावेशी नीतियों से अलग था। अपने शासनकाल के दौरान मैंने गैर मुसलमानों पर जजिया कर को फिर से लागू होते, हिंदू मंदिरों को नष्ट होते और इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या देखी। नीति में इस बदलाव ने आबादी के एक बड़े हिस्से को, खासकर नए विजित क्षेत्रों में, अलग थलग कर दिया। मेरी नीतियां, जिन्हें कई लोगों ने भेदभावपूर्ण माना, व्यापक असंतोष का कारण बनी और पूरे साम्राज्य में विद्रोहों को हवा दी। राजपूत, जो कभी मुगलों के वफादार सहयोगी थे, मेरे शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दक्कन, जो हमेशा से प्रतिरोध का केंद्र रहा था, ने शिवाजी के उत्तराधिकारियों के अधीन मराठों के पुनरुत्थान को देखा। मुगल काल के अधिकांश समय में राजनीतिक उथल-पुथल और धार्मिक तनावों के बावजूद यह अद्वितीय कलात्मक और स्थापत्य उत्कर्ष का काल भी था। मुगल कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। उन्होंने अपने शानदार स्मारकों, उद्यानों और शहरों के साथ भारतीय परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। ताजमहल एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मुगल स्थापत्य प्रतिभा के कालातीत प्रमाण के रूप में खड़ा है। सफेद संगमरमर का यह मकबरा, जिसे शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, समरूपता, जटिल नक्काशी और नाजुक जड़ाऊ काम की उत्कृष्ट कृति है। दिल्ली का लाल किला, जो कभी मुगल सत्ता का केंद्र था, मुगल स्थापत्य कौशल का एक और उदाहरण है। इसकी भव्य लाल बलुआ पत्थर की दीवारें, जटिल महल और विशाल उद्यान मुगल दरबार की भव्यता और वैभव की झलक पेश करते हैं। भव्य स्मारकों से परे मुगल काल में एक जीवंत सांस्कृतिक सम्मिश्रण देखा गया, जिसने भारतीय समाज पर एक स्थायी छाप छोड़ी। फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय परंपराओं के बीच परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप कलात्मक, साहित्यिक और पाकगृह संबंधी प्रभावों का एक समृद्ध मेल हुआ। मुगल दरबार लघु चित्रों का संरक्षक बन गया, जो फारसी और भारतीय शैलियों का एक अनूठा मिश्रण था, जो उनके जटिल विवरणों और जीवंत रंगों की विशेषता थी। मुगल बादशाह साहित्य के बहुत बड़े पारखी थे और उनके दरबार प्रसिद्ध कवियों और लेखकों से सजे रहते थे। मुगल काल में उर्दू का विकास हुआ, एक ऐसी भाषा जो फारसी और हिंदी के संश्लेषण से उभरी। ये दरबार, प्रशासन और साहित्य की भाषा बन गई और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बोली और पसंद की जाती रही है। मुगल प्रभाव भोजन तक भी फैल गया, जिसमें समृद्ध और सुगंधित व्यंजनों का परिचय हुआ, जो भारतीय पाक परंपरा का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। हालांकि मुगल साम्राज्य का अंततः पतन हो गया, लेकिन भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर इसका प्रभाव गहरा और लंबे समय तक रहा। साम्राज्य के विखंडन के कारण कई स्वतंत्र रियासतें उभरी, जिनमें से प्रत्येक शक्ति और प्रभाव के लिए होड़ कर रही थी। ये राज्य महाराजाओं और नवाबों द्वारा शासित क्षेत्रीय शक्ति के केंद्र बन गए, जो अक्सर एक दूसरे के साथ संघर्ष में लगे रहते थे। उपमहाद्वीप का कई रियासतों में इस विखंडन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अपने प्रभाव का विस्तार करना आसान बना दिया। अंग्रेज, जो शुरू में व्यापारी थे, ने इन रियासतों के बीच विभाजन और प्रतिद्वंद्विता का कुशलता से फायदा उठाया और धीरे धीरे उपमहाद्वीप पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति ने विखंडन को और बढ़ा दिया, शासकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया और एकजुट प्रतिरोध की किसी भी संभावना को कमजोर कर दिया। 3 शताब्दियों से अधिक समय तक चलने वाले मुगल काल ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। हालांकि मुगलों ने अपनी विजयों और विस्तारवादी नीतियों के माध्यम से अखंड भारत के विचार के विखंडन में योगदान दिया, लेकिन उन्होंने आधुनिक भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासनकाल में एक नए इंडो इस्लामिक संश्लेषण का उदय हुआ, जो संस्कृतियों का एक ऐसा मेल था
जो भारत की वास्तुकला, भाषा, व्यंजन और सामाजिक रीति रिवाजों में परिलक्षित होता है। मुगल साम्राज्य के पतन और उसके बाद ब्रिटिश राज के उदय ने उपमहाद्वीप के राजनीतिक भूगोल को और जटिल बना दिया, जिससे औपनिवेशिक शासन के तहत एक एकीकृत भारत का निर्माण हुआ। हालांकि मुगलों की विरासत आधुनिक भारत में बहस और चर्चा का विषय बनी हुई है। मुगल काल अपनी जीत और त्रासदियों, अपनी भव्यता और अपने पतन के साथ इतिहास की जटिलताओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान और संपर्क की स्थायी विरासत की याद दिलाता है।